हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है वो अपना अकाउंट्स में क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रेशियो। और इसमें हमने जो है वो लास्ट क्लास एक टॉपिक का बात किया था जिसका नाम था लिक्विडिटी, जिसमें कि दो फॉर्मूला थे और हमने दोनों फॉर्मूला को डिस्कस किया था और आप क्वेश्चन दिया था। उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन सारे हो गए होंगे। आज हम लोग चलते हैं आगे और बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो का। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि जब आपने कोई भी मार्केट से पैसा उठाया है तो आप वो पैसा वापस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए कभी कभी हम लोग एक वर्ड सुनते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई आदमी आपसे पैसा लिया है और अगर वो आपको वापस नहीं कर पा रहा है तो वो इंसॉल्वेंट माना जाता है। तो इसीलिए सॉल्वेंसी बात करता है कि जब भी हम लोग बिजनेस अगर कुछ कर्जा लिया है तो वहां पर हम लोग को ये बताना पड़ता है कि यार हम लोग कैपेबल है कि नहीं है वो पैसा रिपे करने के लिए। तो इसको निकालने के लिए बेसिकली इसके अंदर 5 बिट दिया हुआ है। पहला जो नाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। पहला जो है वो है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। दूसरा जो है वो है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। और तीसरा जो है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। जो फोर्थ है उसका नाम है अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और जो फिफ्थ है, फिफ्थ का नाम है अपना डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अब मजा का बात है कि जो 5 अपने को नाम दिया हुआ इसमें इसमें खाली ये वाला जो है इसके लिए हम लोग को एसओपीएल देखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन इसको छोड़ के बाकी जो 4 नाम दिए हुए हैं वो हम लोग के बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। तो अब एक एक चीज को समझते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरीके से अपने को करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्वेंसी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉल्वेंसी? सॉल्वेंसी मीन्स रिपेइंग कैपेबिलिटी। रिपेइंग कैपेबिलिटी कि अगर हमने कुछ पैसा मार्केट से उठाया है तो वो पैसा को हम रिपे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं सॉल्वेंसी। तो सॉल्वेंसी का मतलब कि अगर किसी ने कोई कर्जा लिया है तो उसके पास उतना चीज है कि नहीं, उतना एसेट्स है कि नहीं, उतना उसका खुद का पैसा है कि नहीं कि अल्टीमेटली अगर कल को बिजनेस ढंग से नहीं चला तो वो हमारा पैसा रिपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कौन सा पैसा? जो उसने डेप्ट लेकर रखा हुआ है। तो इसीलिए सॉल्वेंसी को अपन वर्ड बोलते हैं रीपेइंग कैपेबिलिटी। अब इसके अंदर जो सबसे पहला आता है उसका नाम है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। नाम से ही पता चल रहा है। तो देखिए इसका एक टेक्निक है। जब भी आप सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ोगे तो उसमें जो नाम पहले आएगा वो ऊपर में होगा और जो नाम बाद में आएगा वो नीचे में होगा। इस तरीके से आप फॉर्मूला को दिमाग में सेट करो। तो पहला वर्ड है डेप्ट और दूसरा वर्ड है इक्विटी। तो इसका फॉर्मूला बन गया डेप्ट टू बाय इक्विटी। क्या नाम हो गया? डेप्ट बाय इक्विटी। और इसका अगर रेशियो 2:1 आता है तो वो बहुत अच्छा होता है। तो इसका आइडल रेशियो 2:1 बहुत अच्छा है। कहने का मतलब यह है कि इक्विटी का अगर डेप्थ 2 गुना है तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा चीज है। अगर उससे ज्यादा है तो एक अलग बात है, कम है तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे अच्छा अगर ये तब माना जाएगा जब ये रेशियो 2:1 आएगा। अब सवाल ये आता है कि डेप्थ में क्या जुड़ेगा और इक्विटी में क्या जुड़ेगा। तो देखो डेप्थ का मतलब बेसिकली जो होता है वो हम लोग बोलते हैं कर्जा, पर यहां पर हम लोग कर्जा नहीं बोलेंगे। डेप्थ का मतलब यहां पर होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जिसका पेमेंट हम लोग को 12 महीना के बाद करना है या फिर ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर उससे ज्यादा समय के बाद अगर हम लोग कुछ पेमेंट को करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो वो सब कर्जा जो हमने लंबे समय के लिए लिया है उसको डेप्ट बोलेंगे। अगर कोई करंट लायबिलिटी है तो वो डेप्ट नहीं माना जाएगा। डेप्ट में सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी माना जाएगा। तो अगर हम लोग का जो बैलेंस शीट है क्लास 12 का उसमें पहला है शेयरहोल्डर फंड्स, ठीक है, दूसरा है अपना नॉन करेंट लायबिलिटी और तीसरा अपना करेंट लायबिलिटी। तो ये जो नॉन करेंट लायबिलिटी है इसको हम लोग नाम देंगे डेप्ट। इसको हम लोग नाम देंगे डेप्ट। तो डेप्ट का मतलब वो पैसा जो आपने 12 महीना के ऊपर लिया है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर आएगा एक टू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बोरो किया है, आइदर बाय वे ऑफ लोन, आइदर बाय वे ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट। तो ये सब जो लंबे समय के लिए आपने पैसा लिया है, डिबेंचर्स, लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा। सेकेंड आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है?
वो प्रोविजन जो आपने लंबे समय के लिए बनाया है। तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर वारंटी, तो हम लोग एम्प्लॉय को बेनिफिट देंगे, अगर कुछ होगा तो उसमें कुछ खर्चा आएगा तो उसके लिए एक प्रोविजन बनाया जाता है। तो ये सब जो प्रोविजन हो गए, या प्रोविजन फॉर वारंटी, हम लोग कोई अगर इन्वर्टर का बैटरी खरीदे हैं तो उसमें लिखा होता है 4 साल वारंटी। तो यहाँ पर कंपनी को वो माल ठीक करना पड़ेगा, अगर खराब हो गया तो 4 साल के अंदर, जो कि 1 साल के ऊपर है। तो ये हो गया प्रोविजन फॉर वारंटी। तीसरा वर्ड जो आता है वो आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बेसिकली हम लोग जब इनकम निकालना सीखते हैं क्लास 11-12 में, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। और जब हम सीए करते हैं या बीकॉम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इनकम टैक्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जहां पर एक व्यक्ति का, एक बिजनेस का कैसे इनकम निकाला जाता है, तो वहां पर कुछ टेक्निक अलग है। तो ये जो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में फर्क आता है, इसके कारण आपका एक लायबिलिटी आ जाता है जिसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये सिर्फ नाम याद रखना है, मजा का बात है, जितना भी अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें ज्यादातर यही दोनों पॉइंट गिरता है, ठीक है। एंड लास्ट जो कहीं नहीं आया वो जगह अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, जो कहीं नहीं आया वो आया अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। तो ये सब चारों चीज को अगर हम जोड़ देते हैं तो मेरे को मेरा डेप्थ मिल जाता है। तो डेप्थ में अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो ज्यादातर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ही दिया रहता है, 3 एंड 4 का ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता है। तो ये हम लोग का मिल जाता है डेप्थ। जब एक कंपनी 12 महीने के ऊपर कोई भी कर्जा उठाया है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, तो ये कंपनी का एक ऊपर कर्जा है, डेप्ट है। अब ये डेप्ट को कंपेयर किया जाएगा किससे? इक्विटी से। तो इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। और क्लास 12 में हमने ये पढ़ा था कि कैपिटल को हम लोग वर्ड बोलेंगे शेयर होल्डर फंड्स। तो इक्विटी का मतलब क्लास 12 में अपना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में 3 चीजें आती हैं, हमको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है। पहला जो इसके अंदर आएगा वो है शेयर कैपिटल, कि ओनर ने कितना कैपिटल लगाया है। तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगा। तो इसमें पहला नाम आ जाएगा शेयर कैपिटल, कि जब भी कोई कंपनी अपना शेयर इशू कर रहा है तो पब्लिक ने कितना शेयर खरीदा है, तो इक्विटी और प्रेफरेंस आ जाएगा। और दूसरा वर्ड आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि वो पैसा जो कंपनी ने साइड करके रखा है, भगवान ना करे कोई दिक्कत आएगा तो उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस जो भी प्रॉफिट है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बस एक चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस बोला है तो ये लॉस है, तो ये यहां से डिडक्ट होगा रिजर्व में से। यानी कि बिजनेस का नुकसान था तो नुकसान को हम लोग रिजर्व से माइनस करते हैं। तो या तो क्रेडिट बैलेंस देगा या तो डेबिट बैलेंस देगा। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐड कर देना। लेकिन अगर पीएल का डेबिट बैलेंस दिया तो ये लॉस है, लॉस को हम लोग रिजर्व से माइनस कर देते हैं। तो ये अगर पीएल डेबिट बैलेंस है तो इसको डिडक्ट कर दीजिएगा। तो इससे आपका मिल जाता है कैपिटल, कि वो पैसा जो ओनर को बिजनेस में लगाना है। अब अगर सोचो क्वेश्चन में दिया है कि डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपने लिया है 4 लाख रुपया, और आपने खुद का पैसा जो लगाया है यानी कि इक्विटी वो लगाया है 1 लाख रुपया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा, तो आप सीधा बता देना कि डेप्ट इक्विटी रेशियो टू डेप्ट बाय इक्विटी 4 लाख बाय 1 लाख, दैट इज 4:1। सीधा कहानी है। यानी कि यहां पर कंपनी 4 गुना कर्जा लिया है जितना खुद का पैसा लगाया है। तो कैपिटल का मतलब खुद का पैसा, तो खुद का पैसा का 4 गुना कर्जा लिया है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ रिस्की सिचुएशन है बिजनेस के लिए। क्या है? रिस्की सिचुएशन है। अगर यही चीज 2:1 होता तो वो बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छा होता। तो एक तो वर्ड हम लोग समझ गए कि डेप्थ में क्या आएगा, और एक हम लोग वर्ड समझ गए कि इक्विटी में क्या आएगा और कौन सा वैल्यू दिया होगा तो उसको माइनस करेंगे, हम लोग समझ गए। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जान मुझ के क्या करता है, हम लोग को डेप्थ का वैल्यू देता नहीं है। तो अब आप बैलेंस शीट पढ़े हुए हो, आपको पता है कि पहला नाम आता है शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा नाम आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, तीसरा नाम आता है करेंट लायबिलिटी। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। और यहां पर आएगा अपना पहला नॉन करेंट एसेट और दूसरा आएगा करेंट एसेट, तो ये हो जाएगा अपना टोटल एसेट। तो अगर टोटल एसेट यहां पर 10 लाख है तो टोटल लायबिलिटी इक्विटी एंड लायबिलिटी भी 10 लाख होगा। ऑब्वियस सा बात है, जितना एसेट्स है उतना ही बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा। अब ये जो बिजनेस के लिए लायबिलिटी 10 लाख रुपए का है टोटल, इसमें सोचो शेयर होल्डर फंड्स 4 लाख है और करेंट लायबिलिटी 1 लाख है। तो बताओ डेप्थ कितना होगा? तो ऑब्वियस सा बात है भैया, अगर 4 + 1 करें ये 5 हो रहा है, तो यहां पर 5 लाख करेंगे तभी तो टोटल 10 लाख रुपए आएगा। तो इस तरीके से
हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि नॉन करेंट लायबिलिटी अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी कर दो, उसमें से माइनस कर दो शेयरहोल्डर फंड्स और करेंट लायबिलिटी, खत्म। शेयरहोल्डर फंड्स को माइनस कर दो, करेंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो यहां से हम लोग का नॉन करेंट लायबिलिटी भी निकल जाता है। तो अगर वो मिसिंग फिगर है तो आपको बैलेंस शीट अब बनाना आता है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, उसको बैठ के आप लगा लो और आपको आराम से अपना इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में वही चीज फिर जिक्र किया है कि यार रेशियो जो है अपना डेब्ट इक्विटी वो इंप्रूव होगा कि रिड्यूस होगा कि नो चेंज होगा। तो अब आपको समझ में आ गया है कि सोचो कंपनी ने लोन लिया है 10 लाख रुपए का, ठीक है, रेज किया है। तो अगर पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 था तो डेब्ट सोच लो एक बार 2 लाख था और इक्विटी 1 लाख था, ठीक है। अब कंपनी ने लोन कितना ले लिया, 10 लाख का, तो लोन से क्या हुआ, डेब्ट बढ़ गया, तो जो नया डेब्ट हो गया वो हो गया 12 लाख। इक्विटी सेम का सेम है, इक्विटी में कोई चेंजेस नहीं है, वो है अपना 1 लाख। तो अपना रेशियो है 12:1, तो पहले था 2:1, अब हो गया 12:1, तो आंसर हो जाएगा इंप्रूव। तो जैसे हम लोग किए थे अपना करंट रेशियो में, जैसे अपन किए थे अपना लिक्विड रेशियो में, वैसे ही आपको डेब्ट इक्विटी में देखना पड़ेगा कि इसके कारण जो ट्रांजेक्शन हुआ है क्या डेब्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है और इक्विटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये आपको एक देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे। यहां पर खत्म होने से पहले एक और टॉपिक का बात करता है डेब्ट इक्विटी में, जिसका नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन को घुमाने के लिए ये लोग एक वर्ड डालते हैं जिसका नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वो नहीं होता कि जितना कैपिटल हम लोग बिजनेस में लगाएं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यहां पर होता है कि जो ओनर ने पैसा लगाया है वो तो जुड़ेगा, साथ में जो लंबे समय के लिए कर्जा है जो कि नॉन करेंट लायबिलिटी है वो भी जुड़ेगा। तो ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बात है, जी हाँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इक्विटी, जो आपने शेयरहोल्डर फंड्स पढ़ा जिसमें आपने शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ा, प्लस डेब्ट जो कि आपने नॉन करेंट लायबिलिटी पढ़ा। तो जब आप यहां पर अभी डेब्ट बाय इक्विटी कर थे, पर आप जब दोनों को ऐड कर देते हो तो वो निकल जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि ये जो हम लोग बैलेंस शीट देख रहे हैं, यहां पर आपका शेयरहोल्डर फंड है 4 लाख, नॉन करेंट लायबिलिटी डेब्ट है 5 लाख और करेंट लायबिलिटी है 1 लाख, कुल मिला के इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गया 10 लाख। अगर कोई आपसे पूछता है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो आपका आंसर होगा कि मेरा शेयरहोल्डर फंड से 4 लाख खुद का पैसा और लंबे समय के लिए कर्जा लिया 5 लाख, तो 4 + 5 यानी कि 9 लाख। तो यहां पर आपको बन जाएगा 4 + 5। एक और तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, क्या तरीका है बताइए भैया। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी 10 लाख हो रहा है, उसमें से अगर हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, वेरी गुड। तो एक तरीका क्या है, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी जो कि 10 लाख, उसमें से आप करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, उससे आप करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो 10 लाख माइनस 1 लाख तब भी 9 लाख होगा। एक और तरीका है, एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, सोचिए यहां पर आपका नॉन करेंट एसेट दिया है 7 लाख और आपका यहां पर करेंट एसेट दिया 3 लाख, तो ये 10 लाख हुआ। अब अगर नॉन करेंट एसेट क्वेश्चन में दिया हुआ है और करेंट एसेट से करेंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा, 3 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख। तो नॉन करेंट एसेट में अगर हम वर्किंग कैपिटल जोड़ देंगे तो नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, तो ये टोटल हो गया अपना एसेट और माइनस करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं नॉन करेंट प्लस करेंट, टोटल एसेट में करेंट लायबिलिटी माइनस हो रहा है। तो क्वेश्चन में कभी कभी अगर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो आप सीधा नॉन करेंट एसेट में जोड़ देना, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड माना जाएगा। अब बस एक बार आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, अब आप फॉर्मूला पुट करो और अपना आंसर निकालो। तो ये पहला फॉर्मूला है जिसका नाम है, आराम से दिमाग में सेट करिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो, कि कंपनी कितना कर्जा लिया है 1 साल के ऊपर के लिए और कंपनी खुद का पैसा कितना लगाया है। डेब्ट जब भी बोलेंगे तो उसका मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, उसमें हम लोग को 4 नाम याद रखना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। और इक्विटी का मतलब होता है शेयरहोल्डर फंड्स, उसमें आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अगर पीएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो उसको लोग माइनस कर देंगे। अगर इसका रेशियो 2:1 आता है तो वो आइडल रेशियो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। और यहां पर एक नया अपने को कहानी दिया होगा जिसका नाम होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 चीज आता है, एक आता है डेब्ट और एक आता है इक्विटी। जब डेब्ट और इक्विटी दोनों को जोड़ देते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, या टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी में से अगर हम करंट लायबिलिटी को साइड कर देते हैं तो भी हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा।
या नॉन करंट एसेट में अगर वर्किंग कैपिटल ऐड कर देंगे तो भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। अब बस इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घुमाएगा, आप बैठ के प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ये अपना पहला कहानी था, इसका नाम था डेब्ट इक्विटी रेशियो। सेकेंड जो होता है वो होता है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। नाम से ही पता चल रहा है टोटल एसेट पहले आया है तो इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे, और डेब्ट बाद में आया तो डेब्ट को हम लोग नीचे लिख देंगे, खत्म। इसका कोई आइडल रेशियो नहीं होता। आइडल रेशियो जो था वो यहीं पर खत्म होता है। अब हम लोग जितना भी फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे उसका कोई भी आइडल रेशियो नहीं है। तो यहां से हम लोग टोटल एसेट और डेब्ट ये दो चीज के बारे में बात करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि टोटल एसेट आपका 10 लाख है और डेब्ट आपका अगर 5 लाख है, तो इसका आंसर क्या होगा कि भाई 10 लाख डिवाइड बाय 5 लाख तो 2:1। तो टोटल एसेट जो है वो डेब्ट का डबल है, यानी कि बिजनेस के पास जो संपत्ति है वो कर्जा का डबल है। तो इससे क्या होगा कि यार सॉल्वेंसी पता चल रहा है कि हाँ चलो जितना ज्यादा एसेट होगा कंपनी के पास उतना उसका गुडविल होगा, उतना लोग उसको लोन देने के लिए रेडी रहेंगे, और जितना कम होगा ये रेशियो उतना उसको लोन मिलने का चांसेस कम रहता है। तो इसीलिए हम लोग निकालते हैं टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। तब एक सवाल आएगा कि डेब्ट क्या होता है। तो डेब्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि अपना डेब्ट इक्विटी रेशियो में था, जो कि अपना नॉन करेंट लायबिलिटी माना जाएगा। फिर एक सवाल आएगा टोटल एसेट क्या होता है। तो टोटल एसेट का मतलब कि यार जो अपना नॉन करेंट एसेट है वो सारे एसेट जो 1 साल के ऊपर हमको बेनिफिट देंगे, उसमें जब हम करेंट एसेट को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है मेरा टोटल एसेट। यानी कि अगर हम ये बैलेंस शीट का बात करें तो नॉन करेंट एसेट वो एसेट जो इसका बेनिफिट हमको 1 साल के ऊपर मिलेगा वो 7 लाख का है, और करेंट एसेट अगर अपन देखें जिसका बेनिफिट हमको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होगा वो 3 लाख का है। तो 7 + 3 कितना हो गया 10 लाख। अगर टोटल एसेट देखना है तो इक्विटी लायबिलिटी भी जो दिया है वही टोटल एसेट होगा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। जितना बिजनेस का संपत्ति और कर्जा होगा, मतलब जितना बिजनेस का ओनरशिप यानी कि पूंजी और कर्जा होगा उतना ही बिजनेस का संपत्ति होगा। तो अगर क्वेश्चन में इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया है तो वो भी आप टोटल एसेट मान लेना, या नॉन करेंट एसेट में करेंट एसेट जोड़ दोगे तो भी टोटल एसेट मिल जाएगा। हिंदी में कहने का मतलब ये है कि अगर एक बिजनेस है और बिजनेस के पास लैंड बिल्डिंग है जो कि 10 लाख का है, बिजनेस के पास फर्नीचर है, मशीन्स हैं, सब कुछ जोड़ के 40 लाख का है, और बिजनेस के पास करंट एसेट है सोचो 30 लाख का, तो कुल मिला के बिजनेस के पास जो संपत्ति है वो है 10 + 40 50 + 30 80। तो 80 लाख का बिजनेस के पास टोटल एसेट है। अब ये 80 लाख में बिजनेस लंबे समय के लिए कर्जा कितना लिया है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है सोचो डेप्ट है 10 लाख रुपया, तो आप फॉर्मूला पुट कर दो 80 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, यानी कि 8 टाइम्स ऑफ डेप्ट कंपनी के पास एसेट है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हम लोग को डेप्ट जो टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो है वो जितना ज्यादा एसेट है उतना कंपनी को लोन ज्यादा मिलने का संभावना है। और इससे कंपनी के जो लोन प्रोवाइडर है वो ये बोलते हैं कि चलो यार कंपनी के पास एसेट ज्यादा है तो यहाँ पर पैसा अगर डूबने का चांसेस जो होगा बहुत कम होगा, क्योंकि उसके पास इतने सारे एसेट्स है तो कुछ भी बेच के हम लोग अपना पैसा को रिकवर करवा देंगे। तो इसीलिए हम लोग अपना जब कंपेयर कर रहे हैं तो टोटल एसेट को डेप्ट से कंपेयर कर रहे हैं, टोटल एसेट टू डेप्ट। ये अपना सेकंड फॉर्मूला है। तो अभी तक दो फॉर्मूला पढ़े, पहला हो गया डेप्ट इक्विटी रेशियो, वो हो गया डेप्ट बाय इक्विटी, जिसमें डेप्ट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब शोल्डर फंड्स, और दूसरा हो गया टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। अब तीसरा में चलते हैं, तीसरा का नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो नाम से पता चल रहा है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर। ओनर बिजनेस में क्या लगाता है, पैसा। पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर फंड्स। तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा हो जाएगा इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट। ओहो, यानी टोटल एसेट का, ठीक है, कितना जो है वो इक्विटी है ये निकालने के लिए हम लोग प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कितना पैसा दिया है एज कंपेयर टू हिज टोटल एसेट, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। तो इक्विटी तो हम लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है शोल्डर फंड्स, और टोटल एसेट इससे पहला फॉर्मूला हम लोग सीख गए। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विटी है 4 लाख और टोटल एसेट अगर है 10 लाख, तो क्या हो गया, तो 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख यानी कि 0.4:1। यानी कि अगर आप ऊपरा ऊपरी देखो तो 40% प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाया है। यही चीज यहां पर अपन को देखने को मिला था कि यहां पर हम लोग लिखे थे शोल्डर फंड्स 4 लाख और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी जो कि टोटल एसेट था वो था 10 लाख।
तो अगर ओनर 4 लाख रुपया दिया है और टोटल संपत्ति बिजनेस के पास 10 लाख का है, तो ओनर का मोटा मोटी 0.4% शेयर है, यानी कि 40%। एक हिसाब से देखा जाए तो 40%। आपको 40% यहाँ लिखना नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए दिया जा रहा है कि भैया मोटा मोटी आप देखो तो 40% ओनर का पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। तो अगर हम लोग क्रक्स देखें तो पहला फॉर्मूला हम लोग जो देखे वो देखे डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसका नाम था डेब्ट बाय इक्विटी। ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग देखें वो देखे टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, जिसका फॉर्मूला था टोटल एसेट बाय डेब्ट। देखिए, ठीक है। और जो तीसरा अभी अपन कर रहे हैं वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है। अब प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हुआ, तो देखो डेब्ट डेब्ट कट जा रहा है, तो बच क्या रहा है, टोटल एसेट बाय इक्विटी। तो इसी का उल्टा कर दोगे तो इक्विटी बाय टोटल एसेट, तो प्रोप्राइटरी हो गया। तो ये टोटल एसेट यहां से कट गया, इक्विटी यहां से कट गया, तो तीनों को जब मिला रहे हैं तीनों एक दूसरे से कट जा रहा है। देख रहे हैं ट्रिक। तो अगर आप एग्जाम में सोचो प्रोप्राइटरी पूछ लिया और आपको ये दोनों याद है, तो आप क्या करो ना, सीधा सा कहानी है, डेब्ट बाय इक्विटी इसका रख लो, इसका रख लो टोटल एसेट बाय डेब्ट। अब डेब्ट डेब्ट कट गया, अब बताओ ऐसा यहां पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू 0 आएगा। तो ऑब्वियस सा बात है, टोटल एसेट ऊपर है तो नीचे टोटल एसेट आएगा, और इक्विटी नीचे है तो वो ऊपर आ जाएगा। तो जैसे ये लिखेंगे अपना वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों जो है वो तीन चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये तीन फॉर्मूला तीन चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है। पहला घूम रहा है डेब्ट के इर्द गिर्द, दूसरा घूम रहा है इक्विटी के इर्द गिर्द, और तीसरा घूम रहा है टोटल एसेट के इर्द गिर्द। और इसके अकॉर्डिंग तीन फॉर्मूला बनाया गया, तीन फॉर्मूला बनाया गया। तो आपको समझ में आया डेब्ट इक्विटी क्या होता है, टोटल एसेट टू डेब्ट क्या होता है, प्रोप्राइटरी क्या होता है। फोर्थ अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ नाम लिख के छोड़ दे रहे हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से बात करेंगे अगला वीडियो में। ठीक है, इसको अभी बात नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग को एसओपीएल लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके लिए हम लोग को देखना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंड फिफ्थ जो नाम है वो नाम साफ साफ है, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम लोग जब डेब्ट इक्विटी पढ़ते हैं वहां पर हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का जिक्र किए थे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब था डेब्ट प्लस इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब था डेब्ट प्लस इक्विटी। तो कहीं ना कहीं कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होगा। अब नाम आगे क्या है, डेब्ट, तो डेब्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कंपनी का अगर डेब्ट 4 लाख रुपए है और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 8 लाख रुपए है, तो 4 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, यानी कि 0.5:1। तो ये होगी अपना डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कि डेब्ट आपने जो लंबे समय के लिए कर्जा लिया है वो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना शेयर लेता है, यानी कि वो 0.5 शेयर है। इसको आप परसेंटेज टर्म में मत करिएगा। ठीक है, ये एक तरह से आपको प्योर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड ये अपना ये कहानी हो गया कि डेब्ट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर हम लोग देखें तो ये सब में एक वर्ड आ रहा है डेब्ट, एक वर्ड आ रहा है इक्विटी, एक वर्ड आ रहा है टोटल एसेट। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज का बात कर रहा है जिसका नाम है सॉल्वेंसी। क्या नाम है, सॉल्वेंसी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉल्वेंसी? सॉल्वेंसी का मतलब रिपेइंग कैपेबिलिटी, कि कंपनी के पास रिपेइंग कैपेबिलिटी है कि नहीं है। और रिपेइंग कैपेबिलिटी कंपनी का कैसे पता चलता है, उसके टोटल एसेट से। तो कंपनी का टोटल एसेट कितना है, इसीलिए कुछ कुछ फॉर्मूला में टोटल एसेट का बात किया जा रहा है। और साथ ही साथ रिपेइंग कैपेबिलिटी देखने के लिए ओनर कितना पैसा लगाया है ये भी हम लोग को जानकारी चाहिए, इसीलिए हम लोग इक्विटी का भी बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर टोटल एसेट को भी कंसिडर कर रहे हैं, इक्विटी को भी कंसिडर कर रहे हैं। और कौन सा कर्जा को वापस करने में दिक्कत होता है, तो लोगों को नॉन करेंट लायबिलिटी पेमेंट करने में दिक्कत होता है। करेंट लायबिलिटी छोटा मोटा होता है वो कंपनी पे कर देता है अगर कंपनी कम उधारी लेता है तो, लेकिन नॉन करेंट एक लंबे समय के लिए पैसा लिया जाता है और एक लंबा अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट होता है। तो इसीलिए नॉन करेंट लायबिलिटी को हम लोग डेब्ट बोलते हैं। और जैसे ही ये डेब्ट में हम लोग इक्विटी जोड़ देते हैं, ये मेरा बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मेरा बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरह से हम लोग का ये काम होता है कि जितने भी मार्केट में कंपनी चल रहे हैं तो उनका जो डेब्ट है वो इक्विटी का कितना टाइम्स हो गया, टाइम्स तो नहीं बोलता अपन, ठीक है, पर आप एक बार दिमाग में सेट करो कि डेब्ट जो है वो इक्विटी का कितना है, कितना गुना है या क्या है, वो आप देख सकते हो। साथ ही साथ जो डेब्ट है वो टोटल एसेट का कितना हिस्सा रखता है, फिर जो प्रोप्राइटर ऑफ जो फंड है उसका क्या रोल है, एंड देन डेब्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप निकालने के लिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियो। क्या नाम है, सॉल्वेंसी रेशियो। तो मैं उम्मीद करता हूं
कि आपको ये चार जो आज हम लोग जिक्र किए, ये चारों के लिए आपको बैलेंस शीट का दरकार था, तो बैलेंस शीट से हम लोग ये चार फिगर को निकाल लेंगे। अब जो आखिरी इसमें पांचवा नंबर बच गया, उसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वो मैं चाहता हूं कि मैं अगले क्लास में डिस्कस करूं, क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, तो उसको हम लोग अगला क्लास में जिक्र करेंगे। तो ये जो चार फॉर्मूला आपने पढ़ा, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं वो आप करिए, देखिए अब आपसे हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मूला रिलेटेड चैप्टर तो है, लेकिन जब आप एक बार लॉजिक समझ जाते हो कि यार कर्जा का मतलब लंबे समय के लिए कर्जा, तो इसको हम लोग को याद नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली याद उसको किया जाता है जो समझ में नहीं आता है। पर हमने तो समझ लिया कि अगर शोल्डर पैसा लगा रहा है तो वो उसका पैसा है, और डेप्ट का मतलब जो हमने लंबे समय के लिए कर्जा लिया है, बस उसके बीच में रिलेशनशिप। इसके साथ साथ हम लोग टोटल एसेट को भी ध्यान दे देंगे, और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन बोलेगा तो उसको भी हम लोग जिक्र कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो का आइडल रेशियो अपने को आज दिमाग में सेट करना पड़ेगा, जो होगा 2:1। तो अगर एक एमसीक्यू बनना चाहेगा तो एमसीक्यू बन सकता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो का आइडल रेशियो क्या है, तो उसका आंसर आपका क्या होगा, 2:1। क्या होगा, 2:1। तो बस इसको आप प्रैक्टिस करिए, एंड देन फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाएंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसका हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।